संसद पर हमले की बरसी के दिन ही संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक बड़े सवाल खड़े कर रही है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर सुरक्षा के बाद भी आरोपी पार्लियामेंट के अंदर घुस कैसे गए। अब लोकसभा स्पीकर ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर संसद के अंदर आरोपी कैसे घुसे, संसद में 3 लेयर की सुरक्षा में आखिर सेंध कैसे लग गई, वो भी संसद पर हुए हमले की बरसी के दिन। जब संसद की सुरक्षा इतनी तगड़ी रहती है तो फिर स्मोक क्रैकर के साथ आरोपी कैसे सदन में दाखिल हो गए, ये भी एक सवाल है। साथ ही सवाल ये भी कि संसद में घुसने वालों की मंशा आखिर थी क्या और सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि सागर, मनोरंजन और अमोल तो सिर्फ मुहरा भर हैं, असली चेहरा सामने आना भी बाकी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए पूरी तस्वीर साफ हो जाए। आज संसद भवन पर हमले की बरसी थी, लेकिन आज ही सदन में कुछ ऐसा हुआ कि लोकसभा के अंदर अफरा तफरी मच गई। 2 लोग दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्यवाही में घुस गए और बेंच पर जा खड़े हुए। इन लोगों ने गैस भी छोड़ी, जिससे परिसर में धुआं फैल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये शख्स सांसदों के बेंच के ऊपर से कूदते हुए स्पीकर की कुर्सी तक बढ़ रहा है। इस शख्स को सांसद पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आरोपी स्पीकर की कुर्सी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कुछ सांसदों ने हिम्मत से काम लिया और फिर आरोपी को पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लेकिन सदन के अंदर मौजूद सांसदों ने जो कहा वो काफी चिंताजनक है। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई। लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में थे। जहाँ मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय बीच सीट से सीटों के ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। दरअसल दोनों शख्स दर्शक दीर्घा से सदन में कूदने के साथ ही स्प्रे करने लगे। सदन के अंदर पीले रंग की गैस फैल गई और फिर अफरा तफरी के बीच दोनों शख्स को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह शख्स सदन के भीतर पहुंचा कैसे। तो जानकारी के मुताबिक मैसूर सांसद के रेफरेंस से इसका पास बना था और पास दिखाकर ये दर्शक दीर्घा तक पहुंचा। सदन में कूदने के साथ ही स्प्रे करने लगा। दोनों शख्स ने सदन में नारेबाजी भी की। यानी अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर शख्स ने मैसूर सांसद के रेफरेंस से पास कैसे बनवा लिया। तो दूसरी तरफ संसद में चूक का मुद्दा सदन में भी उठा। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी, इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये 2 शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने निडर होकर
हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। हालांकि विपक्ष इस घटना पर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ संसद में चूक को लेकर जांच बिठा दी गई है, क्योंकि आज ही के दिन 22 साल पहले संसद पर हमला हुआ था और आज फिर नए संसद भवन के अंदर सुरक्षा में चूक बड़े सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तीन राज्यों में बीजेपी के नए प्रयोग से मिली जीत अब यूपी में दोहराई जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी मंत्रियों और विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी हो रही है, जिससे मौजूदा कुछ सांसदों की धड़कनें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है और इस बार प्रत्याशियों के चयन में नया प्रयोग संभव है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी किया गया था। इस नए प्रयोग में मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी यानी कि टिकट मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाने की तैयारी में है। इस आधार पर कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है और इसका आधार खराब सर्वे रिपोर्ट को ही बनाया जा सकता है। इसी संभावनाओं के बाद अब कुछ मौजूदा सांसदों को टेंशन होने लग गई है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तीन राज्यों में सफल प्रयोग कहीं उत्तर प्रदेश के लिए संयोग न बन जाए, अब इसकी चिंता यूपी के सांसदों को होने लगी है। बेचैनी है कहीं सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उनका टिकट न कट जाए, कहीं मंत्रियों को जिम्मेदारी मिलने से दोबारा चुनाव लड़ने का मौका न छिन जाए। और इसी वजह से अब सांसदों में केंद्रीय नेतृत्व के रुख को देखते हुए टिकट की गारंटी को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। मोदी की गारंटी पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने वाले सांसदों का टिकट की गारंटी अब संभव नहीं लग रही है। यही वो वजह है कि उत्तर प्रदेश में यह प्रयोग दोहराया जा सकता है। कई ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जिनको लोकसभा के चुनावी समर में उतारा जा सकता है। दावा है कि बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने का सफल प्रयोग यूपी में भी दोहरा सकती है। बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कुछ मौजूदा सांसदों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीट्स जीतने का लक्ष्य रखा है। जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव के संकेत मिल रहे हैं। इस बार प्रत्याशियों के चयन में नया प्रयोग संभव है, तो फिर कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट भी सकता है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड कई स्तर पर तैयार करवा रही है। इसके लिए पहले एक दौर का सर्वे हो चुका है, दूसरे दौर का जारी है। विवादों में घिरे रहने वाले सांसदों पर पार्टी की पैनी नजर है। जब भी टिकट दिए जाते हैं पार्टी के अंदर, तो तमाम कार्यकर्ता जो है उस दौड़ में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, संसदीय बोर्ड किसको किस समय क्या जिम्मेदारी देगा, यह पार्टी समय समय पर तय करती है। मुझे लगता है इसको इसी दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि सभी हमारे यहाँ योग्य कार्यकर्ताओं की भरमार है। बीजेपी के लिए कहा जा सकता है कि चुनाव कोई भी हो, उसका केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है जीत का। और इसके लिए बीजेपी किसी का टिकट काटने से गुरेज नहीं करती, तो दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट देने में भी कोई परहेज नहीं करती। ऐसे में किसका टिकट कटेगा और किसे टिकट मिलेगा, अब इसकी उठापटक शुरू हो चुकी है। टिकट की बात की जाए तो 2019 में 12 से ज्यादा सांसदों के टिकट कटे थे। 2022 में तकरीबन 80 से ज्यादा एमएलए के टिकट काटे गए। 2024 में कई सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है। परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट कट सकता है, यानी ये तो तय है कि तीन राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत और वहां हुए मंत्री वाले प्रयोग अब 24 में दोहराए जा सकते हैं। ऐसे में मौजूदा कुछ सांसदों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। तमाम सांसदों की जो रिपोर्ट कार्ड आई है वो ये बताती है कि वो क्षेत्र से संपर्क उन्होंने नहीं रखा है, लोगों से मिले नहीं हैं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, विकास कार्यों पर रुचि नहीं दिखाई है और क्षेत्र का दौरा भी नहीं किया है। अब बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट, जो लोकसभा सदस्यों के टिकट कटेंगे, इसको लेकर लगभग तैयारी पूरी है। मतलब साफ है, 24 के चुनावी चक्कर में अब टिकट पर टक्कर है।
कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा तो कुछ का टिकट कटेगा, क्योंकि पीएम मोदी सांसदों के साथ हुई मीटिंग में साफ कर चुके हैं कि आप में से कोई भी अपना टिकट पक्का ना समझे तो फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश का प्रयोग यूपी के लिए भी संयोग से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी की फायरब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड खूब हो रही है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं चुनाव के, उसके लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता भी उनका अभिनंदन कर रही है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब सीएम योगी भोपाल में मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। उस वक्त मध्य प्रदेश की जनता ने भागीदारी दर्ज कराई और भगवादारी योगी योगी के नारे लगाकर जनता अभिनंदन करती नजर आई। आपको भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे योगी मॉडल की दीवानी बनी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पब्लिक। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, सनातन के ध्वज वाहक, बुलडोजर वाले बाबा और भगवाधारी, ये पहचान है उस नेता की जो यूपी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन गया और 3 राज्यों में कमल खिलाकर साबित कर दिया कि उनके आगे ना अखिलेश टिकते हैं, ना मायावती, ना गहलोत, ना कमलनाथ। और ये तस्वीर सीएम योगी के पॉपुलैरिटी की गवाही देने के लिए काफी है। जब भोपाल में शपथ ग्रहण के दौरान योगी योगी के नारे लगे, बीजेपी के नए पोस्टर बॉय बनकर उठे योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया, पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो या उत्तर, बुलडोजर वाले बाबा का हर तरफ जलवा है। बीजेपी की करिश्माई जीत के पीछे मोदी के बाद अगर किसी फैक्टर ने काम किया तो वो है योगी फैक्टर। सियासत के तमाम मॉडल कहीं न कहीं एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन योगी का यूपी मॉडल हिंदुस्तान पहली बार देख रहा है और इसी योगी मॉडल की दीवानी बनी एमपी छत्तीसगढ़ की पब्लिक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद यहां पर मोहन यादव और विष्णुदेव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, लेकिन मंच पर मौजूद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाते ही मध्य प्रदेश की जनता जय श्री राम के नारे लगाने लग गई और सीएम योगी का ग्रैंड वेलकम किया। जनता के बीच करिश्माई कलेवर, माफिया के खिलाफ सख्त तेवर और मुफीद मुद्दों को उठाकर योगी ने भगवत सियासत के उस अध्याय का आरंभ कर दिया है जिसके पहले पन्ने पर 2023 के नतीजे दर्ज किए गए हैं और फिर 24 का चुनाव भी तो करीब है। मध्य प्रदेश में योगी ने कुल 16 रैलियां कर 29 सीटों पर प्रचार किया। इसमें 22 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। छत्तीसगढ़ में 7 रैलियों को संबोधित किया, इसमें 5 सीटें जीतने में कामयाब रही बीजेपी। वहीं राजस्थान में योगी ने ताबड़तोड़ 24 रैलियों के जरिए गेम बदल कर रख दिया और इसमें से 22 सीटें बीजेपी की झोली में आई। शायद ऐसा पहली बार होगा जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का दूसरे राज्य के विधानसभा चुनावों में ऐसा जबरदस्त क्रेज देखा गया हो। अब तो सियासी पंडित भी मानने लग गए 2023 के विधानसभा चुनाव का फैसला 24 में केंद्र में मोदी और 27 में फिर से योगी के सत्ताधीश बनने की जमीन तैयार करेगा। क्योंकि योगी ने रेगिस्तान की रेत पर कमल खिलाकर 27 का रास्ता स्पष्ट कर दिया है और उसे भी मुख्यमंत्री बना दिया है जो कभी रेस में दूर दूर तक थे ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद ओम प्रकाश राजभर की डिमांड कम नहीं हो रही है। उन्होंने पहले योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और जब अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी तो अब सीटों की डिमांड बीजेपी के सामने रख दी।
दरअसल ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा कि उन्हें बिहार और उत्तर प्रदेश में 3-3 सीट चाहिए। उन्होंने उन सीट्स का भी जिक्र किया और कहा कि बिहार में सिवान, वाल्मीकि नगर और नवादा सीट पर प्रत्याशी उतारने का हमको मौका मिलना चाहिए। तो वहीं यूपी में घोसी, गाजीपुर और चंदौली सीटों की डिमांड भी रख दी गई है, वो भी तब जब बीजेपी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से ज्यादा जीत पर फोकस कर रखी है। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मंत्री की चाह के बाद अब राजभर की निगाह उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर जा टिकी है, जिसके लिए ओम प्रकाश राजभर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और सीटों का तोड़ निकाल रहे हैं। कैसे भी मनचाही सीट मिल जाए, वो भी पूर्वांचल में। राजभर की कोशिश सिर्फ मंत्री बनने की नहीं, बल्कि सांसदी लड़ने की भी है। राजभर की कोशिश सिर्फ गठबंधन सहयोगी बनकर ही नहीं, बल्कि अपने बेटों को सेट करने की भी है। इसके लिए यूपी के साथ अब उनकी नजर बिहार पर भी है। राजभर ने बिहार में कम से कम 3 सीटों की मांग की है। बिहार में सिवान, वाल्मीकि नगर और नवादा सीट की मांग की है। तो वहीं यूपी में भी 3 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसमें घोसी, गाजीपुर और चंदौली की सीट शामिल है। यानी जो राजभर घोसी उपचुनाव में बीजेपी को जीत तक नहीं दिला सके, वो अब उसी घोसी पर सांसदी लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यूपी बिहार की 18 सीटों पर उनका जनाधार है। भारतीय समाज पार्टी जब एनडीए में शामिल हुई तो माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने जो संगठन में जो हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर पार्टी लड़ने के लिए इच्छुक है और बिहार में 2 सीटें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहां भी 2 सीटें लड़ा जाए, जिसमें कि सिवान है, वाल्मीकि नगर है और इंटरनल 1 सीट हम लोग नवादा हम लोग वहां के लिए तैयारी कर रहे हैं। लगातार हम लोग बिहार में कार्यक्रम भी चला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और बेटे अरुण राजभर के दावों में कितना दम है, ये सीट शेयरिंग की लिस्ट जारी होने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी तो राजभर मंत्री भी नहीं बने, ऐसे में सीटों की डिमांड कुछ और ही संकेत दे रही है। लोकसभा के 2024 के चुनाव को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी एनडीए में अपना दावा ठोक दिया है। उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम उनको 3 लोकसभा की सीटें जरूर चाहिए। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के बलिया से सटे हुए इलाकों की भी 3 सीटों पर उन्होंने अपना दावा ठोका है। ओम प्रकाश राजभर की कॉन्फिडेंस के पीछे की बड़ी वजह है कि उन्होंने अपने समाज में भरोसा और विश्वास कायम रखा, क्योंकि जिस जाति की वो राजनीति करते हैं उस वर्ग का वोट ही उनकी ताकत है और सियासी दांवपेच उनका हुनर। इन्हीं 2 हथियारों के दम पर वो सियासत में सौदेबाजी करते रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में राजभर समाज करीब 4%, पूर्वांचल में राजभर वोट करीब 18%, जौनपुर, घोसी और चंदौली में निर्णायक। दरअसल पूर्वांचल में कास्ट फैक्टर सबसे अधिक हावी रहता है, जबकि इस मामले में राजभर का वोटर सबसे कट्टर है। राजभर जिधर जाते हैं वोट भी उधर जाता है और यही वजह है कि राजभर की डिमांड अब और बढ़ गई है और यूपी के साथ ही बिहार में भी 3-3 सीटों की मांग कर बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अलाउद्दीन की रिपोर्ट। तीन राज्यों में बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन का क्या हाल किया, वो देश के सामने है। ऐसे में चुनावी तैयारियों से इतर अब विपक्षी दल ईवीएम को मुद्दा बनाने की कवायद में जुट गए हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया है कि 2024 के चुनाव में ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ईवीएम को लेकर जनता के मन में शंका है। ऐसे में देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसलिए अब बैलेट पेपर से चुनाव जरूरी है ताकि लोकतंत्र में विश्वास की पुनर्स्थापना हो। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि तकनीक से घपलों की खराब खबर काफी ज्यादा आम हो गई है, तो फिर ईवीएम शक से बाहर कैसे हो जाता है। यानी जहां जीत वहां विपक्ष ने खुद की पीठ थपथपाई और जहां हार वहां ईवीएम को जिम्मेदार बताया। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। हार पर
हार के बाद ईवीएम को जिम्मेदार बताने वालों ने अब पोस्टर वार शुरू कर दिया है। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ, यानी विधानसभा चुनाव में मिली हार के लिए खुद की खराब रणनीति नहीं बल्कि ईवीएम ही जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे और सोशल मीडिया पर लिखा था ईवीएम को लेकर जनता के मन में शंका होने से देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव लोकतंत्र में विश्वास की पुनः स्थापना के लिए जरूरी है। तकनीक के माध्यम से घपलों घोटालों की खबर आम बात हो गई है, तो ईवीएम शक के घेरे से बाहर कैसे हो सकती है? यानी लोकसभा चुनाव में मिल रही चुनौती से पहले ही अब विपक्ष ने नया मुद्दा ईवीएम को बनाया है। इसके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासत भी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाएं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा था कि विकसित देशों में जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में ईवीएम पर सवाल उठना अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हो जाता है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने इस तरह की होर्डिंग इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ईवीएम को हटाने और बैलेट पेपर से एक बार फिर से चुनाव कराए जाने की मांग प्रबलता से ऊपर आ रही है। दरअसल जिस तरह बीजेपी ने 3 राज्यों में नए मुख्यमंत्री के जरिए विपक्ष की जाति वाली रणनीति को एक झटके में फेल कर दिया, उसके बाद अब विपक्ष के पास कोई अपना मुद्दा नहीं बचा।